आज किसी की भी जॉब लगती है, सबसे पहले वो एसआईपी करता है, सबसे पहले वो इन्वेस्ट करना चाहता है। पहले क्या हो रहा था, हम सिर्फ सेव कर रहे थे, इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। आज इंडिया में एक चेंज देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं लोग और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लगभग 3.5 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। टोटल फोलियोज 14 करोड़ हैं और ये डेटा बढ़ता ही जाएगा सालों के साल। जैसे ही आने वाले टाइम में ये और इंक्रीज़ होगा, 3.5 करोड़ से ये 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ हो जाएगा। सो इतने इन्वेस्टर्स जब एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो उनको कुछ तो कंफर्ट होगा। कोई तो ऐसा उस एसेट क्लास में कोई तो ऐसी बात होगी जो इतने लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका इतना भरोसा है उस इन्वेस्टमेंट पे। सो देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स में वो रेगुलेटरी कंफर्ट है, वो इन्वेस्टमेंट कंफर्ट है। एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेबी है वहाँ पे, एमफी है, जो इन्वेस्टर्स की सुनते हैं, इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट देखते हैं। एनआईएसएम का चैप्टर नंबर 9 इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है, इन्वेस्टर सर्विस पे बेस्ड है कि एक इन्वेस्टर को किस तरीके से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाए, इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस दिया जाए, ताकि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आ रहा है तो अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने आ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बड़े आराम से कर पाए और बहुत ही हैसल फ्री तरीके से कर पाए। कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे अभी भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है चीज़ें और भी बेहतर होती जा रही हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेंट्री शाला बाय सेंट्रिसिटी, आपका वेल्थ पार्टनर। माय नेम इज़ अनुज एंड यू आर वाचिंग एनआईएसएम सीरीज़ 5A पास फॉर श्योर वीडियोस। हम अब तक 8 चैप्टर कवर कर चुके हैं एनआईएसएम 5A के। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 9, इन्वेस्टर सर्विस। किस तरीके से एक इन्वेस्टर को सर्विस दी जाती है, किस तरीके से एक इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं, पूरा इन्वेस्टर सर्विस के बारे में आज ये है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स म्यूचुअल फंड्स के क्या हैं, एक एनएफओ आया है तो एनएफओ का प्रोसेस क्या है और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, केवाईसी क्या है। सो बहुत सी चीज़ें हैं जो आज इस चैप्टर में हम समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। न्यू फंड ऑफर प्रोसेस, एनएफओ प्राइसिंग एंड ऑनगोइंग प्राइस फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, इन्वेस्टमेंट प्लान्स एंड ऑप्शंस, अलॉटमेंट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, units to investors, content and periodicity of statement of account, mutual fund investor, application form of mutual funds, financial transactions, cut-off timings and timestampings, KYC requirements, different type of systematic transactions, operational aspects of systematic transactions and process of non-financial transactions in mutual funds, if any, status in a change in status of special investor categories, investor transactions, turnaround times। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एनएफओ प्रोसेस से। जब भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी सबसे पहली बार किसी भी फंड को मार्केट में या इन्वेस्टर्स को देना चाहती है, उसे वो एनएफओ के ज़रिए देती है, न्यू फंड ऑफर के ज़रिए। एक न्यू फंड ऑफर लाने का पूरा प्रोसेस है, समझते हैं वो प्रोसेस क्या है। सबसे पहले एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक एनएफओ को मार्केट में, स्कीम को मार्केट में लाने का डिसाइड करती है और जो CIO है, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर ऑफ दैट म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो अपने एक्सपीरियंस से वो बताता है कि मार्केट की कंडीशंस क्या हैं और चीफ मार्केटिंग ऑफिसर वो मार्केट की स्ट्रेटजीज़ को बनाता है कि किस तरीके से अभी वेल प्लेस्ड है उनका फंड्स। सो CIO प्लस CMO और AMC मिल के ये काम करते हैं कि अभी कौन सा फंड लॉन्च करना है और कौन सी मार्केट में लॉन्च करना है और कौन से टाइम में लॉन्च करना है। सो ये सारा पहले AMC डिसाइड करती है। ये सारे की पर्सनल ये डिसाइड करते हैं कि कब और कैसे न्यू स्कीम्स मार्केट में लॉन्च की जाए। इसके बाद AMC स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट बनाती है जो ट्रस्टीज और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अप्रूव कराना पड़ता है। इसके बाद ही डॉक्यूमेंट्स सेबी में फाइल होते हैं। सेबी अपना बताता है कि किस तरीके से आप कुछ चेंजेस इसमें कर सकते हो या कुछ ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, वो सेबी अपने ऑब्जर्वेशंस इसमें देता है। उसके बाद AMC एक सुटेबल टाइम टेबल इशू का बनाती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशंस को देखते हुए AMC डिसाइड करती है कि कब वो न्यू फंड ऑफर मार्केट में लॉन्च करना है। एक बार जब AMC डिसाइड कर लेती है कि कब मार्केट में लॉन्च करना है, फिर उसके बाद वो उसका एडवर्टीजमेंट स्टार्ट कर देती है। एडवर्टाइजमेंट के लिए सेबी का जो एडवर्टाइजिंग कोड ऑफ कॉन्डक्ट है उसी के अंडर ये सारे एडवर्टाइजमेंट होने चाहिए। सो एनएफओ का जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो पूरा का पूरा सेबी के जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है एडवर्टीजमेंट को लेके उसके अंडर वो होना चाहिए। और फिर उसके बाद उस पर्टिकुलर स्कीम के जिसका एनएफओ आ रहा है उसके डॉक्यूमेंट्स और उसके 1 पेजर्स, उसके किम और उसके एप्लीकेशन फॉर्म मार्केट्स में दिए जाते हैं। इन्वेस्टर्स को
भेजे जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास भेजे जाते हैं और पूरा का पूरा उसका फॉर्मेट जो भी है वो सर्कुलेट किया जाता है मार्केट में, ताकि इन्वेस्टर्स की एप्लीकेशन को रिसीव किया जाए और उनको बाद में यूनिट्स अलॉट की जाए। तो ये सारा प्रोसेस था NFO का, कि किस तरीके से NFO मार्केट में लाया जाता है, न्यू फंड ऑफर। एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे एग्ज़ाम में आती हैं। वो कौन सी डेट है? वो NFO ओपनिंग डेट। NFO ओपनिंग डेट मतलब NFO कब ओपन हो रहा है, और NFO क्लोजिंग डेट। NFO क्लोजिंग डेट मतलब NFO कब क्लोज हो रहा है। उसके बाद आ जाती है स्कीम री ओपनिंग डेट। NFO ख़त्म हो गया, उसके बाद स्कीम री ओपनिंग डेट। स्कीम री ओपनिंग का मतलब उसमें फिर से हम ट्रांजैक्शन करना स्टार्ट कर सकते हैं। स्कीम री ओपनिंग बेसिकली होता है ओपन एंडेड स्कीम्स में, जब हम ओपन एंडेड स्कीम्स में कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। सो ये NFOs जो री ओपनिंग जिनकी डेट्स होती है वो सिर्फ ओपन एंडेड स्कीम्स में रहेंगे। तो जब ये री ओपन हो जाते हैं उसके बाद एक इन्वेस्टर कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है, कोई भी नया इन्वेस्टर उसमें आ सकता है, और कोई अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो वो उसको सेल भी कर सकता है, बेच भी सकता है। सो ये एक NFO का ही पार्ट है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्लोज एंडेड स्कीम की NFO ओपनिंग डेट होती है, NFO क्लोजिंग डेट होती है, बट री ओपनिंग डेट नहीं होती। तो ये अपने हमें बहुत ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं। अंडर द सेबी गाइडलाइंस NFO अदर देन ELSS कैन रिमेन ओपन फॉर मैक्सिमम ऑफ 15 days. Allotment of units or refund of money as the case may be should be done within the 5 business days of closure of the scheme. Further, open-ended schemes have to reopen for sale purchase within 5 days of allotment. तो ये तो था NFO का प्रोसेस। अब हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में कि प्लान्स कौन कौन से होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। देखिए, डायरेक्ट और रेगुलर दो तरीके के प्लान होते हैं जिसमें हम थ्रू म्यूचुअल फंड्स में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। जब एक डायरेक्ट प्लान की बारी आती है या डायरेक्ट प्लान की जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं होता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व नहीं होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स की उसमें कॉस्ट भी बच जाती है। बट यहाँ पर एक इन्वेस्टर डायरेक्टली डील करेगा म्यूचुअल फंड कंपनी से, बीच में कोई इंटरमीडियरी, कोई रोल नहीं रहेगा। उसको खुद ही सारे ट्रांजेक्शन्स और एप्लीकेशन फॉर्म खुद ही फिल करना है या ऑनलाइन एप्लीकेशन लगानी है और फिर उसको वो सबमिट भी करनी है। सो ये जो भी काम है इन्वेस्टर खुद ही करता है व्हेन इट कम्स टू डायरेक्ट प्लान्स, और डायरेक्ट प्लान्स का एक्सपेंस रेशो भी थोड़ा कम होता है। बट जो रेगुलर प्लान्स हैं उसमें एक इंटरमीडियरी इन्वॉल्व है, एक डिस्ट्रीब्यूटर इन्वॉल्व है जो आपको एडवाइस भी करता है, आपको बताता है, स्कीम डिस्ट्रीब्यूट भी करता है, और आपके ट्रांजैक्शन इनिशिएट करने से लेके आपकी अकाउंट स्टेटमेंट आप तक पहुंचाने तक उस डिस्ट्रीब्यूटर आपका सारा काम करता है। इस प्लान की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को एक AMC कमीशन देती है। तो दोनों में आपको फ़र्क समझना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट में जा रहे हैं तो आपको सारा काम खुद करना है, लेकिन अगर आप एक रेगुलर प्लान में जाते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाते हैं, तो वहाँ पे आपको एक इन्वेस्टिंग कंफर्ट मिलेगा, थोड़ा सा एक्सपेंस आपको वहाँ पे ज़्यादा देना पड़ सकता है। मोस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। फर्स्ट इज ग्रोथ, सेकंड इज डिविडेंड, और एक तीसरा भी है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का। आइए तीनों समझते हैं क्या होते हैं। पहला होता है ग्रोथ। देखिए, ग्रोथ में हमें सारे पोर्टफोलियो गेन्स हमारी NAV में ही दिखते हैं। जो भी पोर्टफोलियो में गेन हो रहा है वो उससे NAV हमारी बढ़ती जाती है, और जो भी मार्केट वैल्यू है एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन हमें वो दे दी जाती है। अनलाइक डिविडेंड, हमें यहाँ पर कुछ पैसा आता नहीं है और हमें कुछ बैंक अकाउंट में मिलता नहीं है। जो भी आपकी NAV है, सारे पोर्टफोलियो गेन्स आपकी NAV में ही कैप्चर होते हैं और वो NAV ही आपकी ग्रो करती जाती है। इन केस ऑफ डिविडेंड पे आउट, आपको स्कीम रेगुलरली या टोटली ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फंड मैनेजर जब भी डिविडेंड उसमें आता है तो वो डिविडेंड आपको दिया जाता है जब आप एक डिविडेंड पे आउट ऑप्शन लेते हैं, और उसमें जितना भी आपको डिविडेंड मिलता है उस एक्सटेंट से आपकी NAV भी फॉल कर जाती है। और तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का। जो भी डिविडेंड आया है वो आपको डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट आपकी स्कीम में हो जाता है, वापस उसी स्कीम में आपको और नंबर ऑफ यूनिट्स मिल जाते हैं। सो इन केस ऑफ डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ जाती हैं। एक समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आफ्टर द डिविडेंड इज पेड आउट, इट इज़ कॉल्ड द एक्स डिविडेंड NAV,
and after a dividend is announced and until is paid out it is referred as कम dividend NAV। अब बात करते हैं अलॉटमेंट ऑफ द यूनिट्स की। देखिए, जब कोई भी इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स के एक NFO में इन्वेस्ट करता है तो उसके फेस वैल्यू पे 10 रुपये पे इन्वेस्टमेंट होती है। ज़्यादातर सब जितने भी NFOs हैं सबकी फेस वैल्यू 10 रुपये से स्टार्ट होती है। तो जितना आपने पैसा लगाया है डिवाइडेड बाय 10, दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू विल बी गेटिंग इन योर अकाउंट स्टेटमेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने 10,000 रुपये लगाए हैं और 10 रुपये की NAV पे है तो उसको 100 यूनिट्स मिल जाएंगी। तो 100 यूनिट्स उसको उसकी अकाउंट स्टेटमेंट में दिखेंगी। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग यूनिट्स टू इन्वेस्टर्स। अब बात करते हैं अकाउंट स्टेटमेंट्स टू इन्वेस्टर्स की, कि अकाउंट स्टेटमेंट्स हमें एक म्यूचुअल फंड कंपनी को कब एक इन्वेस्टर का अकाउंट स्टेटमेंट भेजनी है। सबसे पहले आ जाता है मंथली अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए, जिस महीने में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, आपने कुछ भी खरीदा है या बेचा है या कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई स्विच भी हुआ है, तो उसकी स्टेटमेंट आपको विद इन 1 मंथ इन्वेस्टर को पहुंचाने हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, हर महीने वो स्टेटमेंट मिलेगी एक इन्वेस्टर को। हर महीने ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हर महीने स्टेटमेंट मिलेगी। फॉर एन एग्जांपल, इन केस ऑफ SIP जब डिडक्ट होगी, एक म्यूचुअल फंड अगर एक मंथली SIP है तो म्यूचुअल फंड कंपनी हर महीने इन्वेस्टर को स्टेटमेंट भेजेगी। एनुअल अकाउंट स्टेटमेंट, अगर 6 महीने से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तब एनुअल स्टेटमेंट एक इन्वेस्टर को भेजी जाएगी। और आती है कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट। देखिए, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का हमें एक पॉइंट बहुत अच्छे से समझना है। A consolidated account statement for each calendar month is sent by post or email on or before 15th of the succeeding month, provided there has been a financial transaction in the folio in the previous month. So that was the point जो हमें देखना है in terms of consolidated account statement. अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की, कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर कौन हो सकता है, एलिजिबल कौन है, एलिजिबिलिटी क्या है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने की। सबसे पहले आ जाते हैं इंडिविजुअल प्लेयर्स। वो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन कौन आता है, चलिए देखते हैं, इस टेबल से समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं रेजिडेंट इंडियन एडल्ट इन्वेस्टर्स जिनकी एज अबव 18 है। दे कैन इन्वेस्ट इधर सिंगली और जॉइंटली। माइनस भी आ जाते हैं पेरेंट्स, पर्सन्स बिलो द एज ऑफ 18 जिनकी अभी 18 साल नहीं हुई है, वो भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट सिंस दे आर नॉट लीगली एलिजिबल टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, तो गार्जियंस के थ्रू वो इन्वेस्ट करते हैं और गार्जियंस की KYC यहाँ पे होगी। थर्ड ऑप्शन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, जो HUFs हैं वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। द हेड ऑफ द फैमिली, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वो इन्वेस्ट करता है एक फैमिली के बिहाफ पे, HUF के बिहाफ पे कर्ता इन्वेस्ट करता है। इसके बाद आ जाते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस। देखिए, NRIs भी इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखे जाते हैं। जो भी पर्सन बाहर रह रहे हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं, NRIs हैं, बट जो नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं, इंडिया में नहीं रह रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, विच आर रिजाइडिंग अब्रॉड, तो वो इंडियन सिटीजन जो बाहर काम कर रहे हैं, फैमिली जिन है बाहर है, तो टिपिकली उनको NRI बोला जाता है, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स, बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इक्विटी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की कर सकते हैं, बट जो सेबी से वो प्रायर अप्रूवल लेंगे और जो KYC का प्रोसेस है वो करके दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो रेजिडेंट इंडियन हो गए, HUFs हो गई, नॉन रेजिडेंट्स इंडियन हो गए और फॉरेनर्स भी हो गए। ये चारों कैटेगरी हमारे इंडिविजुअल्स में आती हैं, दे कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन इंडिया। इसके बाद आ जाते हैं नॉन इंडिविजुअल प्लेयर्स, क्योंकि वो नॉन इंडिविजुअल जो कैटेगरी है वो बड़े अच्छे से हमें बताई है इस टेबल में। हम ये देखते हैं कि कौन से वो प्लेयर्स हैं जो नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में आएंगे। चलिए टेबल देखते हैं। कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज रजिस्टर्ड इन इंडिया, जो भी कंपनी है, जो भी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड है इंडिया में, उसको नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर समझा जाएगा। रजिस्टर्ड सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ट्रस्टीज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्टीज ऑफ प्राइवेट ट्रस्ट, पार्टनरशिप फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो है उसको भी नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी में रखा जाएगा। जो बैंक्स हैं हमारे जितने भी, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दे विल बी कंसीडर्ड इन नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी। फॉरेन पोर्टफोलियोज जो इन्वेस्टर्ड हैं, इन्वेस्टर रजिस्टर्ड विद सेबी हैं। इंटरनेशनल मल्टीलेटरल एजेंसीज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितने भी यूनिट्स हैं, दे आर अगेन, जो भी एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी इसी कैटेगरी में रखे जाएंगे। कोई साइंटिफिक
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये सब नॉन इंडिविजुअल कैटेगरी का पार्ट है। इनकी जो एप्लीकेशन आएगी वो एएमसी कंसीडर करेगी एज अ नॉन इंडिविजुअल एंटिटी में। तो इनका पूरा जो भी इनके लिए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सब सेम है, लेकिन इनके लिए ऑपरेशनल एस्पेक्ट बहुत अलग हैं। इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के लिए जो लिए जाने वाले वो अलग हैं। पैन कार्ड कंपनी का इसमें जाता है, केवाईसी कंपनी की होती है, डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन लगती है। तो ये बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो अलग है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की और जो नॉन इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनकी। अब बात करते हैं माइनर एज ए यूनिट होल्डर। देखिए, इंडिया में 18 साल से कम का जो बंदा है वो लीगली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता म्यूचुअल फंड में। बट अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है या कोई उसके लीगल गार्जियंस जो हैं वो उसके नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या कर सकते हैं, तो उस केस में लीगल गार्जियंस को पूरा केवाईसी कंप्लायंट होना पड़ेगा, उनको अपनी केवाईसी करानी पड़ेगी और उस जो 18 साल से कम का है उसके नाम पे वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। लेकिन जैसे ही वो 18 साल का होगा, जैसे ही वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर के उस पर्टिकुलर जो बच्चे की केवाईसी बनेगी, फिर उसके बाद उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो लिए जाएंगे और माइनर का स्टेटस हटा के फिर उसी को मेजर बना दिया जाएगा उस पर्टिकुलर फोलियो में जिसने वो उसमें इन्वेस्टमेंट की है। केवाईसी डिटेल्स, जब भी आपको म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। केवाईसी कंप्लीशन सिर्फ एक ही बार का प्रोसेस है, आपको एक ही बार केवाईसी करानी है। उसके बाद आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड स्कीम में, किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको हर बार केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक ही बार का ये प्रोसेस है, बट दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोसेस फॉर एवरी इन्वेस्टर, वेदर is a individual investor and whether is a non-individual investor. KYC is mandatory for all. FATCA details, FETCA, वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जिनकी टैक्स लायबिलिटी इंडिया में नहीं है, बाहर किसी और देश में है, उनको अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। इसको बोला जाता है FATCA डिटेल्स, FATCA, फॉर एप्लीकेंट्स इंक्लूडिंग गार्जियंस हुज कंट्री ऑफ बर्थ टैक्स रेजिडेंसी इज अदर देन इंडिया। द एप्लीकेशन रिक्वायर्स एडिशनल information which is called Foreign Account Tax Compliance Act FATCA and Common Reporting Standard CRS। तो information जो required है वो होती है place, city of birth, country of birth, जहाँ की उसकी nationality है, जो भी country of birth है वो आ जाएगा। Is the country's tax residency और country other than India है तो वो yes और no करेगा। अगर वो yes करता है तो वो फिर उस country जहाँ पे वो tax पेयर है उस कंपनी की आईडी उसको डालनी पड़ेगी। सो दिस इज द मैंडेटरी प्रोसेस इफ यू आर टैक्स्ड इन कंट्री अदर देन इंडिया। बैंक अकाउंट डिटेल्स, सब इन्वेस्टर्स को ये मैंडेटरी है कि वो अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कराए विद द एप्लीकेशन फॉर्म। जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं हमें बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देनी पड़ती हैं विद कैंसिल चेक, या जो आप जो इन्वेस्टमेंट का चेक दे रहे हैं तो वही बैंक डिटेल्स में भी आप फिल कर सकते हैं। बैंक डिटेल्स आर मैंडेटरी, कोई भी तरीके का इन्वेस्टर है, कोई भी है, वो बैंक डिटेल्स अपनी ज़रूर देगा। और एक तो इन्वेस्टमेंट डिटेल्स होती है कि अगर आप जो चेक दे रहे हैं उसकी बैंक डिटेल्स हैं, प्लस जो दूसरी बैंक डिटेल्स होती हैं जो रिडेम्पशन की डिटेल्स होती हैं। मतलब अगर आपको रिडेम्पशन किसी और बैंक में चाहिए तो फिर वो आपको वहाँ पे अगेन मेंशन करना पड़ेगा और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। तो रिडेम्पशन वाला बैंक अगर आपका दूसरा है तो आप उसके लिए कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी जो भी एक एएमसी मांगती है वो आपको देना पड़ेगा। सो ये दोनों चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं, लेकिन बैंक आपको रजिस्टर कराना इज़ मैंडेटरी। आप एक से ज़्यादा बैंक भी रजिस्टर करा सकते हैं। यूनिट होल्डिंग ऑप्शन, आप अपनी यूनिट्स को फिज़िकल फॉर्म में भी ले सकते हैं या डीमैट में भी ले सकते हैं। जब आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जितनी भी यूनिट्स आपको अलॉट की जाती हैं उसकी आपको स्टेटमेंट दी जाती है। उस स्टेटमेंट में बड़ा क्लियरली मेंशन रहता है कि आपको कितनी यूनिट्स आपको अलॉट की गई हैं, कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, और जो एसआईपी है अगर आपने एसआईपी की तो उसकी भी डिटेल्स आ जाएंगी। लेकिन अगर आप फॉर्म में अपना डीमैट अकाउंट नंबर डालते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको ये यूनिट्स आपके डीमैट में दिखें, तो आप सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज आपको ये ऑप्शन देती हैं
कि आप अपना डीमैट अकाउंट नंबर एप्लीकेशन फॉर्म में डाल सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, इफ़ यू एंटर द डीमैट डिटेल्स इन द अकाउंट, इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट, सो आपको जो इन यूनिट्स हैं वो आपको आपके डीमैट में भी दिखेंगी। सो ये भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके पास है कि आप अपनी फिजिकल फॉर्म में यूनिट्स को देखना चाहते हैं या डीमैट में भी आप यूनिट्स लेना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉमिनेशन। एक इन्वेस्टर 3 नॉमिनी बना सकता है, 3 नॉमिनीज तक एक इन्वेस्टर नॉमिनेट कर सकता है और उनको जो भी परसेंटेज है नॉमिनेशन का वो डिसाइड कर सकता है। तीनों नॉमिनी, अगर 3 नॉमिनी डाले हैं तो तीनों का 33.33 हो जाएगा और आपको किसी को 50 देना है, 50 भी दे सकते हो, 25 बाकी दोनों को देना है। सो ये परसेंटेज डिसाइड करता है इन्वेस्टर। एक अगर नॉमिनी है तो 100% उसी को चला जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट 3 में बैंक मैक्सिमम बना सकता है और परसेंटेज भी वो डिसाइड कर सकता है कि किस नॉमिनी को कितना परसेंटेज दिया जाए। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन अ स्कीम, देखिए एक स्कीम में कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो सकती है यह बहुत ही क्लियरली SID और किम में बताई जाती है। ये डिफ़र कर सकती है कंपनी टू कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी टू कंपनी, बट जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं अप्रॉक्सीमेटली लगभग सारे 5000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट परचेज लेते हैं वन टाइम की अगर मैं बात करूं तो, और SIP मिनिमम 500 से शुरू होती है। बट दिस कैन डिफर, दैट डिपेंड्स ऑन AMC टू AMC, बट जो भी मिनिमम आपका इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है यू हैव टू पब्लिश इट इन की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कुछ तरीके के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की, कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहला कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनिशियल परचेज हो सकता है, चाहे वो आप NFO में कर रहे हैं या सबसे पहले एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ कर रहे हैं। अगर वो NFO है तो वो NFO को प्रोसेस आपको मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से 15 दिन के लिए NFO ओपन होता है और उसमें आप NFO में उससे यूनिट्स खरीद सकते हैं। और अगर कोई स्कीम ऑलरेडी रनिंग है मार्केट में, कोई ओपन एंडेड स्कीम है जो ऑलरेडी चल रही है, उसमें भी जब आप फर्स्ट टाइम परचेज करते हैं तो उसको KYC दे के जो भी आप परचेज करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड दी फर्स्ट परचेज, फर्स्ट टाइम परचेज। उसके लिए आपको KYC देनी पड़ती है, KYC के डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, बैंक डिटेल्स देनी पड़ती है और उसके बाद पेमेंट करके आपको नंबर ऑफ यूनिट्स अलॉट कर दी जाते हैं। सो दैट इज़ कॉल्ड दी फर्स्ट टाइम परचेज, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट। उसके बाद आ जाता है एडिशनल परचेज। देखिए ये भी एक तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। आपका फर्स्ट परचेज हो चुका है, कुछ टाइम के बाद आपको कुछ और पैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पूरा का पूरा फॉर्म फिर से फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा KYC कराने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट यू नीड टू फिल दी एडिशनल परचेज स्लिप। जो एडिशनल परचेज की जो स्लिप आती हैं, जो ट्रांजैक्शन स्लिप आती हैं, जस्ट यू नीड टू फिल दैट स्लिप और सिर्फ उसके साथ आपको चेक देना है, योर इन्वेस्टमेंट्स वुड बी डन। सो एडिशनल परचेज करना बहुत ईजी है। उसके बाद आ जाता है रिडेम्पशंस। देखिए रिडेम्पशन, आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में रिडेम्पशन अगर आप करना चाहते हैं और उसका आप एग्जिट लोड से बाहर हैं तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या एग्जिट लोड में हैं तो आपको कुछ एग्जिट लोड देना पड़ेगा, उसके बाद आप रिडेम्पशन करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, लेकिन आप रिडेम्पशन कर सकते हैं। रिडेम्पशन के लिए आपको बैंक डिटेल रिक्वायर है और अगर आपके फोलियो में बैंक रजिस्टर्ड है पे आउट वाला तो आपको रिडेम्पशन मिल जाएगी। और अगर आपको बैंक रजिस्टर नहीं है फॉर एन एग्जांपल तो आपको पहले बैंक रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें साथ में नहीं जाती हैं इन जनरल टर्म्स की मैं बात करूं तो, बट येस आप इन्वेस्टमेंट अपनी रिडीम करा सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आपका पैसा है। अब बात करते हैं स्विच की। देखिए स्विच रिडेम्पशन है एक स्कीम से और परचेज है दूसरी स्कीम में विद इन एन AMC। जब एक म्यूचुअल फंड AMC या एक म्यूचुअल फंड कंपनी की किसी स्कीम से आप निकल के दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं तो इस ट्रांजैक्शन को स्विच बोला जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आपने किसी लिक्विड फंड में पैसा डाला था और मार्केट के कंडीशंस को देखते हुए मार्केट थोड़ी नीचे आई है तो आपको इक्विटी में स्विच करना है। तो जब आप लिक्विड से निकल के किसी भी इक्विटी स्कीम में उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जाते हैं, सो इसको स्विच बोला जाता है। तो आपकी रिडेम्पशन लिक्विड स्कीम में लगेगी और परचेज आपका माना जाएगा जिस स्कीम में आप परचेज कर रहे हैं। सो यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन होंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्विच। सिर्फ और सिर्फ ये एक पर्टिकुलर AMC के अंडर ही हो सकता है। आप स्विच रिक्वेस्ट एक AMC से दूसरी AMC में नहीं दे सकते। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले एक स्विच में रिडेम्पशन करनी पड़ेगी एक AMC से और फिर दूसरी म्यूचुअल फंड कंपनी में परचेज डालना पड़ेगा। दैट इज नॉट अ स्विच ट्रांजेक्शन। स्विच ट्रांजेक्शंस हैपन
विद इन एन एएमसी। अब बात करते हैं पेमेंट मैकेनिज्म्स की। वो कौन कौन से पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू हम पेमेंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आ जाता है ऑनलाइन पेमेंट। देखिए सबसे पहले तो आ जाता है ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स। आज आफ्टर कोविड 90% ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग ऑनलाइन। पहले कोविड से पहले क्या हो रहा था, लगभग 90% ऑफ ट्रांजेक्शन्स वर हैपनिंग ऑफलाइन। आप फॉर्म भर के देते थे, उसके साथ चेक देते थे या डिमांड ड्राफ्ट देते थे, जब आपको एप्लीकेशन आपकी जाती थी और फिर यूनिट सलोट होती थी। बट अभी पूरा केस उल्टा हो गया है। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, मोर देन 90% ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर ऑनलाइन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इतने आ गए हैं हमारे पास, इतना कंफर्ट आ गया है, हमें कन्वीनियंस ऑप्शन है हमारे पास। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना इतना ईजी हो गया है, तो इसीलिए बहुत सा ऑप्शन हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या ज़्यादा करना पसंद करते हैं। तो ऑनलाइन आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स खरीद सकते हैं। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको इंटरनेट बैंकिंग की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट जब आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिए जाते हैं। तो उसमें से एक है इंटरनेट बैंकिंग। जब आप पेमेंट पेज पे जाते हैं तो आपको ऑप्शन आता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हुए अपनी पेमेंट कर सकते हैं, और जो भी आपका बैंक रजिस्टर्ड है डायरेक्टली वहीं जाएगा, वो उसी की नेट बैंकिंग ओपन होगी, आप वहाँ से पेमेंट करेंगे और फिर जैसे ही आपकी पेमेंट डन होगी आपको यूनिट्स अलॉट कर दी जाएंगी और अकाउंट स्टेटमेंट आपको भेज दी जाएंगी। मोबाइल बैंकिंग भी एक तरीके से इन्वेस्टमेंट कंफर्ट है। हम मोबाइल से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जब हम अपने मोबाइल से इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड दी मोबाइल बैंकिंग। अगेन बहुत ही ईजी और कन्वीनियंट ऑप्शन है जो आज हमारे पास है। मोबाइल से इन्वेस्टमेंट करना आज बहुत ईजी माना जाता है। स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म्स जैसे कि BSE और NSE, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि BSE जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनका एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म भी है जिसको हम BSE स्टार MF के नाम से जानते हैं, और NSE का NSE प्लेटफॉर्म 2 है जिसको NSE 2 के नाम से जाना जाता है। तो जब एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करता है, स्टॉक एक्सचेंजेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट करता है, तो उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट वाया स्टॉक एक्सचेंजेस। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज OTM, जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का ही हमारा पार्ट है। OTM मीन्स वन टाइम मैंडेट। जब हम अपने बैंक को मैंडेट देते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जब एक बैंक को इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं फिल करके कि जब भी मेरा ट्रांजैक्शन करूं उस अमाउंट को डिडक्ट करके म्यूचुअल फंड कंपनी में स्कीम में भेज दिया जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड दी OTM ट्रांजैक्शन। जनरली OTM हैपन्स इन दी SIPs। हम OTM फॉर्म फिल कर देते हैं और वो OTM फॉर्म फिल करके बैंक में जाता है। तो मतलब जब भी हमारी SIP हिट होती है, कोई भी परचेज ट्रांजैक्शन लगता है, कोई भी SIP हिट होती है, तो वो OTM वहाँ पे लेगा और बैंक तुरंत आपका पैसा डेबिट करके स्कीम में भेज देगा। सो दैट इज़ कॉल्ड दी OTM ट्रांजैक्शन। जितनी भी SIPs हैं आज सब में OTM कर रहा है, एक तरीके से मैंडेटरी हो गया है। OTM के जरिए आप बड़े फ्लॉलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। एक बार आपको OTM देना है, फॉर एन एग्जांपल आपको 1000 रुपये की SIP करनी है, आपने एक बार OTM फॉर्म फिल कर दिया, वो बैंक में चला गया और अब हर महीने आपका बैंक से अकाउंट से पैसा निकल के आपके स्कीम में आता रहेगा और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो होती रहेगी। सो दैट वाज दी OTM फैसिलिटी। और अदर पेमेंट मैकेनिज्म्स हैं चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, चेक के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट फॉर्म के साथ एक चेक लिख के दे सकते हैं और डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड कंपनी ये दोनों चीज़ें एक्सेप्ट करती है, चेक भी और डिमांड ड्राफ्ट। अब बात करते हैं कट ऑफ टाइमिंग एंड टाइम स्टैंपिंग की। ये एक टेबल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस पे ज़रूर आते हैं। चलिए देखते हैं वो क्या है, इस टेबल के जरिए समझते हैं। टाइप ऑफ स्कीम, इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम एंड डेट फंड्स एक्सेप्ट लिक्विड फंड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ एनी अमाउंट। ये देखिए परचेज और स्विच के लिए कट ऑफ टाइमिंग 3 बजे का रखा गया है। और एप्लीकेबल NAV irrespective of the time of receipt of the application, NAV of the business day on which the funds are available for utilization। आपने अगर किसी इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में या डेट फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की है और अगर आपने 3 बजे से पहले उसमें कोई परचेज या स्विच दिया है, तो रिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जब आपका पैसा एक म्यूचुअल फंड कंपनी को आएगा उस दिन की NAV आपको ग्रांट कर दी जाएगी। सो बहुत ही क्लियर है, इक्विटी फंड्स एंड डेट फंड्स एक्सेप्ट लिक्विड फंड्स, अगर आप परचेज और स्विचेस 3 बजे से पहले देते हैं और आपका पैसा भी किसी भी दिन आता है या जिस भी दिन पैसा आता है उस दिन आपको NAV अलॉट कर दी जाएगी। 3 बजे है उस दिन का कट ऑफ टाइम स्टैंपिंग। अगर आपने आज 3 बजे से पहले एप्लीकेशन भी दे दी और आज 3 बजे से पहले आपका पैसा भी आ गया, तो आपको इक्विटी और डेट स्कीम में उसी दिन आपको NAV अलॉट कर दी जाएगी। अब देखते हैं
लिक्विड स्कीम में क्या, लिक्विड फंड्स में क्या हो रहा है? देखिए, एनी परचेज और स्विच, अगर आप कोई भी परचेज देते हैं या स्विच देते हैं, कट ऑफ टाइमिंग 1:30 बजे, अगर 1:30 बजे से पहले परचेज या स्विच लिक्विड फंड में दिया गया है और कट ऑफ टाइम से पहले आ गया और फंड्स भी अवेलेबल हैं बिफोर कट ऑफ टाइम फॉर यूटिलाइजेशन, so closing day of the NAV immediately preceding the day of the receipt of the application is applicable। मतलब आपको जिस दिन आपने एप्लीकेशन दी है, 1:30 बजे से पहले आपने एप्लीकेशन भी दे दी है, 1:30 बजे से पहले आपके पैसा कट के म्यूचुअल फंड कंपनी में भी आ गया है, तो आपको उससे पिछले दिन की NAV दे दी जाएगी, अलॉट कर दी जाएगी व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड, when it comes to liquid schemes। तो ध्यान से सुनने वाली बात है, when you are investing in liquid mutual fund या in a liquid scheme, अगर आप 1:30 बजे से पहले स्कीम में पैसा भेज देते हैं या ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं और EMC रिकॉग्नाइज कर लेती है कि आपका पैसा आ गया है, तो आपको प्रीवियस डे की NAV, यानी कि जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया है उससे पहले वाले दिन की NAV अलॉट कर दी जाएगी। सो दैट वाज द प्रोसेस ऑफ लिक्विड स्कीम्स। ये तो थे परचेज ट्रांजैक्शंस। अब देखते हैं रिडेम्पशन ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, उनके कट ऑफ टाइमिंग्स क्या हैं, वो भी एक टेबल के जरिए समझते हैं। चलिए ये टेबल देखते हैं। इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स एंड डेट फंड्स अदर देन लिक्विड फंड्स, रिडेम्पशंस एंड स्विच आउट्स, अगेन 3 PM इज द कट ऑफ टाइम। सेम डे NAV इफ रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइम, अगर आपने 3 बजे से पहले एप्लीकेशन दे दी है तो आपको सेम डे की NAV मिलती है। व्हेन इट कम्स टू रिडेम्पशन, आप किसी भी स्कीम में रिडेम्पशन करना चाहते हैं, वो इक्विटी या डेट, अगर आप किसी भी इक्विटी या डेट फंड की स्कीम्स में से रिडेम्पशन करना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन 3 बजे से पहले देनी होगी। वो अगर आप उस दिन की NAV लेना चाहते हैं तो 3 बजे से आपकी एप्लीकेशन आ गई है 3 बजे से पहले, तो आपको उसी दिन की NAV पे आपकी रिडेम्पशन होगी। और अगर आपकी 3 बजे से बाद आई है तो आपको नेक्स्ट बिजनेस डे की NAV पे रिडेम्पशन दी जाएगी। तो यही समझने वाली बात है यहाँ पर। अब देखते हैं लिक्विड फंड्स की ट्रीटमेंट कैसे होती है जब रिडेम्पशन की बात आती है। लिक्विड फंड्स, रिडेम्पशंस एंड स्विच आउट्स, कट ऑफ टाइमिंग अगेन 3 PM है यहाँ पर। NAV ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे इफ रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइम। तो अगर आपने 3 बजे तक आपने दे दिया है तो NAV ऑफ द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द नेक्स्ट बिजनेस डे इफ रिसीव्ड बिफोर कट ऑफ टाइम, तो आपको नेक्स्ट डे की NAV यहाँ पर मिल जाएगी। एंड व्हेन इट कम्स टू रिडेम्पशन एंड लिक्विड स्कीम्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज KYC डॉक्यूमेंट्स एंड KYC प्रोसेस। व्हाट इज द KYC प्रोसेस एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द KYC? एज आई टोल्ड यू, KYC is the mandatory process if you want to invest in mutual funds. So today it is mandatory by SEBI that anyone who wants to invest in mutual fund, he has to go through the KYC process. So you have to complete your KYC. So let's see what are the documents required for KYC. So for KYC, the first is PAN card. So you should hold your PAN card first. So KYC first, the PAN card is required. It is mandatory that you should hold your PAN card. जैसे ही आपका PAN card आप देंगे, उसके बाद द सेकेंड इज एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आपके कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो आप एज ए एड्रेस प्रूफ दे सकते हो, बट योर पैन कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ इज मैंडेटरी व्हेन इट कम्स टू KYC। पैन कार्ड और आधार कार्ड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और इन पर्सन वेरिफिकेशन, ये सारी चीज़ें लगती हैं फॉर KYC। इन पर्सन वेरिफिकेशन आपका डिस्ट्रीब्यूटर कर सकता है, म्यूचुअल फंड कंपनी कर सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ KYC दैट हैज़ टू बी completed बिफोर द इन्वेस्टमेंट्स if you are investing in any mutual fund scheme with any mutual fund. This was the KYC process. अब बात करते हैं सिस्टमैटिक ट्रांजैक्शंस की, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है SIP का। देखिए, SIP का मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक रिटेलर के लिए इससे बेटर ऑप्शन इन्वेस्टमेंट का है ही नहीं, आई शुड से। जब आज इंडिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर थ्रू SIPs। SIP इतना अच्छा ऑप्शन बन चुका है आज एक रिटेलर के लिए, एक सेविंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप कुछ भी सेव कर रहे हैं, आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं सो आपका पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चलिए समझते हैं एग्जैक्टली SIP है क्या। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक SIP काम करता है एक प्रिंसिपल पे। SIP वर्क्स ऑन रुपी कॉस्ट एवरेज प्रिंसिपल, मतलब ये आपकी कॉस्ट को एवरेज आउट करता जाता है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। आज 1 किलो टमाटर या 1 किलो टमाटो जिसको हम बोलते हैं
उसको 1 किलो की आज कीमत 200 रुपये हो गई है। अब आपने 1 किलो टमाटर खरीदे हैं 200 रुपये पे, और नेक्स्ट महीने हो सकता है मार्केट प्राइस टमाटर का गिर जाए और वो टमाटर 100 रुपये पे ट्रेड होने लगे, और नेक्स्ट महीने आप फिर खरीद लेंगे 100 रुपये पे टमाटर। अब आपने 1 केजी खरीदा है 200 रुपये पे और 1 केजी खरीद लिया है 200 रुपये पे, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उसका प्राइस गिर गया है, तो आपकी एवरेज कितनी होगी? 2 किलो की एवरेज यहाँ पर हो गई 150 रुपये। अब फॉर एन एग्जाम्पल तीसरे महीने हो सकता है मार्केट फिर से 200 टच कर जाए, या मार्केट प्राइस है उस टमाटर का वो फिर से 200 रुपया टच कर जाए, तो इस केस में क्या होगा? आपका प्रॉफिट कितना बनेगा? इस केस में आपका प्रॉफिट बनेगा 50 रुपीज़ पर केजी। 100 रुपया आपने कमाया है जस्ट बिकॉज आपने नीचे के लेवल पे बाय कर लिया। एग्जैक्टली दिस इज द केस विद द म्यूचुअल फंड स्कीम्स, म्यूचुअल फंड NAV। जब आप एक स्कीम में SIP करते हैं तो उस स्कीम में आप हर महीने जो SIP करते हैं, हर महीने आपके अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर म्यूचुअल फंड स्कीम में आता है। और अगर मार्केट कंडीशंस डाउन है, मार्केट डाउन हो गई है, आपने आज SIP ली है, अगले महीने मार्केट नीचे आ गई है, तो मार्केट जितनी भी नीचे आ गई है आपकी SIP फिर हिट होगी और आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे आती जाएगी और ज़्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट होंगी नीचे के लेवल्स पे। तो जैसे ही आप नीचे बाय करेंगे और मार्केट जब भी ऊपर आएगी सो आपको रिटर्न बन जाएगा। तो SIP में जनरली देखा गया है जब एक 100 रुपये की 100 रुपये का अगर एक इंडेक्स का लेवल है और वो पूरे साल गिरा है, 80 रुपये तक आ गया, 80 रुपये आया है, 70 रुपये आ गया है, 60 रुपये तक आ गया है, और आपने नीचे के लेवल्स पे इन्वेस्टमेंट की है और फिर वो साल के एंड में वो फिर 100 रुपये आ गया है, तो इंडेक्स का लेवल हो सकता है 100 का 100 ही हो, लेकिन सिंस यू हैव इन्वेस्टेड एट लोअर लेवल्स तो आपकी NAV कहने का 80 रुपये की बन रही होगी और इस केस में आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा होगा। तो एक रिटेलर के लिए SIP बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको एग्जांपल से भी बताया, जितना मार्केट गिरेगी उतना इसमें फ़ायदा होता है SIP में। जितना आपको मार्केट नीचे जाएगी उतना आप SIP में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, उतना आपको नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मिलेंगे और उतनी आपकी एवरेज नीचे आ जाएगी। और अल्टीमेटली देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट्स को तो जाना ऊपर ही है। तो हमारे निफ्टी स्टार्टेड फ्रॉम 1000 के लेवल से निफ्टी स्टार्ट हुई थी 2000 में, और आज 2023 में निफ्टी चल रही है 20,000, 19,500 आज का रेट है। सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 100 रुपये से 1979 में, करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 65,000 लेवल्स। अब हमने देखा है बीच में कितने सारे हमें शॉक्स मिले हैं। 2008 में US में सब प्राइम क्राइसिस हुआ, तब मार्केट गिर गई। उसके बाद 2000 बहुत सालों तक रिटर्न नहीं आया। अभी 2020 का लेटेस्ट एग्जाम्पल कोविड का आप देख लो, इंडेक्स वो डाउन बाय 35%। तो जो भी SIP इन्वेस्टर्स थे सबका पैसा बना है उसमें, सब इतने खुश थे। जिस उस महीने मार्च में जब SIP मार्च में और अप्रैल में जब मार्केट गिरी थी, जितनी भी SIPs हिट हुए हैं समझ लो उनको सेल में मिला है सब कुछ। 35% जो उनका वैल्यू थी NAVs की वो डाउन थी। जब 100 रुपये की NAV अगर 60 रुपये में मिल रही है और आपने 60 रुपये भी बाइंग कर ली तो वो तो आपकी कॉस्ट ही 80 रुपये हो गई ना, और वो NAVs आज ट्रेड कर रही है 200 पे, बट आपकी NAV आपकी एवरेज आ रही होगी हो सकता है 80 की। सो एक SIP में इन्वेस्ट करना इसीलिए बेनिफिशियल है, और SIP बहुत छोटे अमाउंट से भी की जा सकती है। 1000 रुपये से SIP स्टार्ट होती है, 1000, 2000, 3000, जितने भी आप महीने में पैसा बचा रहे हैं, जितना भी आप सेव कर पा रहे हैं उसको अपने बैंक में ना रख के आप SIP में डालिए, ताकि वह आपका पैसा ग्रो करके देगा। और लॉन्ग टर्म में देखा गया है 20 साल का, अगर मैं पिछले 20 साल का डेटा उठाऊँ तो लगभग 18% से 19% से SIPs में हमें रिटर्न मिला। 18.5% इज द कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट जो हमें SIPs में मिली है। तो अगेन SIP इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर अ रिटेलर। आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है, और आपके फाइनेंशियल गोल्स जितने भी हैं वो आप पूरा कर सकते हैं SIP में इन्वेस्टमेंट करके। सो दैट वाज द SIP। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। आप सिस्टमेटिक विड्रॉ भी कर सकते हैं एक स्कीम से। आप हर महीने एक रिडेम्पशन डालना नहीं चाहते हैं, या आपको कोई भी डेट स्कीम में आपने किसी में इन्वेस्ट किया है जो उसमें 10-12% आ रहा है और आप सोच रहे हैं कि वो 10% या जो 9%, 8% जितना भी आ रहा है वो पैसा आप वापस निकाल लें, तो आप कुछ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं AMC को एक फॉर्म पे लिख के कि मेरे 1000 रुपये महीने, 2000 रुपये महीना, या 5000 रुपये महीना, 10 महीना, 1 लाख, जो भी आपको अमाउंट निकालना है सिस्टमेटिकली आप उस स्कीम से वो अमाउंट निकाल सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड दी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। नेक्स्ट इज सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। जब कुछ अमाउंट सिस्टमेटिकली एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाता है
किसी भी पीरियड में, तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। जब आप एक स्कीम में आपने पैसा डाला है, फॉर एन एग्जांपल एक लिक्विड स्कीम में आपने पैसा डाला है, और हर महीने आप चाहते हैं वहाँ से निकल के कुछ अमाउंट इक्विटी स्कीम में जाता रहे, तो आप एक एसटीपी का फॉर्म भर सकते हैं, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान का। फॉर एन एग्जांपल आपने 1000 रुपये का फॉर्म भरा है, आपने एएमसी को बोला है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, एएमसी को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हर महीने 1000 रुपया इस लिक्विड स्कीम्स के निकाल कर इक्विटी स्कीम में भेज दिया जाए। सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी कॉल्ड एज टीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान, क्योंकि ये सिस्टमेटिकली हो रहा है, हर एक डेट पे हो रहा है, हर महीने, और एक अमाउंट पे हो रहा है जो प्री डिसाइड किया है आपने, जो फॉर्म पे आपने भर के दिया है। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। अब बात करते हैं एसआईपी टॉपअप की, एसआईपी टॉपअप फैसिलिटी की। देखिए एसआईपी टॉपअप फैसिलिटी सब एएमसीज प्रोवाइड कराती हैं। एसआईपी टॉपअप फैसिलिटी इज नथिंग बट कि आप कितने अमाउंट से अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहते हैं आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल आपने 1 साल के लिए एसआईपी रजिस्टर की है 1000 रुपये की, और आप चाहते हैं कि अगले फॉर्म 13 मंथ ऑनवर्ड आपकी 1000 की एसआईपी 2000 हो जाए, तो आप उसी फॉर्म में लिख देंगे कि फ्रॉम 12वें महीने से मुझे फ्रॉम 13 मंथ मुझे 1000 की नहीं 2000 की एसआईपी चाहिए, तो वो आपकी एसआईपी टॉपअप हो जाएगा। तो अगले महीने आपका फिर जो एसआईपी स्टार्ट होगी वो 2000 रुपये की स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एसआईपी टॉपअप। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। प्लेजिंग ऑफ यूनिट्स, देखिए क्या आप अपनी कुछ एनबीएफसीज के साथ या बैंक्स के साथ आप अपनी यूनिट्स प्लेज भी करा सकते हैं अगर आपको कोई लोन की रिक्वायरमेंट है तो। सो जनरली ऐसा देखा गया है कि म्यूचुअल फंड्स यूनिट्स प्लेज हो जाती हैं एनबीएफसीज के पास भी और बैंक्स के पास भी, तो प्लेजिंग हो सकती है, लीड मार्क हो सकती है आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स के अगेंस्ट, और आप उसके अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं। सो पूरा प्रोसेस है दैट डिफर्स फ्रॉम बैंक टू बैंक, एनबीएफसी टू एनबीएफसी, बट येस आप लीड मार्क करा के या प्लेज करा के यूनिट्स को लोन भी ले सकते हैं। बट जब तक लीड मार्क रहेगी, जब तक प्लेज रहेंगी, आप उस स्कीम्स में, आप उस पर्टिकुलर स्कीम से रिडेम्पशन नहीं डाल सकते, रिडीम नहीं कर सकते, पैसा नहीं निकाल सकते। चेंज इन फोलियो डिटेल्स या चेंज इन एनी पर्सनल डिटेल, आप कोई भी पर्सनल डिटेल आपकी चेंज होती है, आपका एड्रेस चेंज होता है, ईमेल आईडी चेंज है, मोबाइल नंबर चेंज है, ये सारे ही चेंजेस आप दे सकते हैं, केवाईसी में दे सकते हैं या पर्टिकुलर एएमसी में भी जाके ये दे सकते हैं। आप अपनी केवाईसी में भी चेंजेस करा सकते हैं, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सारा मॉडिफाई हो जाएगा, और एक पर्टिकुलर एएमसी में जाके भी आप होम रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन चेंज हुई है या जो भी आपका चेंज हुआ है वो आप उस पर्टिकुलर फोलियो में अपडेट करा सकते हैं। चेंज इन बैंक डिटेल्स, चेंज इन बैंक डिटेल्स बहुत एक सेंसिटिव इशू है। जब आप अपना प्रीवियस बैंक को चेंज कराना चाहते हो, नए बैंक की डिटेल देना चाहते हैं, अब आप चाहते हैं कि मेरा प्रीवियस बैंक किसी कारण से बंद हो गया और आप चाहते हैं, आपका अकाउंट बंद हो गया, आपने क्लोज़ करा दिया, और आप चाहते हैं कि जो मैंने पहले बैंक डिटेल्स दी थी उसे मैं चेंज करा के नई बैंक की डिटेल्स दे दूँ, तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा सेंसिटिव है, थोड़ा सा लेंदी भी आप बोल सकते हैं, बट दिस इज़ टोटली ऑन द इंटरेस्ट ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। उसमें अभी तक क्या हो रहा था, पिछले प्रीवियस बैंक की कैंसिल चेक की कॉपी देनी पड़ती है हमें, और नए बैंक की भी कैंसिल चेक की कॉपी देनी पड़ेगी, और दोनों, और एक ड्यूली साइन एक फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। तो आपको फॉर्म फिल करके दोनों प्रीवियस बैंक की चेक की कॉपी और नए बैंक की चेक की कॉपी दोनों देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका CO भी लगेगा, चेंज ऑफ बैंक। सो दिस इज़ वेरी सेंसिटिव प्रोसेस, बट येस दिस कैन बी डन। सो गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम द चैप्टर नंबर 9। हमने बहुत से टॉपिक्स आज कवर किए, हो सकता है कुछ टॉपिक्स नहीं कवर किए हों, बट मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ, द मेन मोटिव इन वीडियोज़ को बनाने का वो यही है कि आपको NISM का एग्ज़ाम क्लियर कराया जाए। और जितना मैं अपनी वीडियोज़ में आपको बताता हूँ, जो पॉइंट्स मैं आपको टच करता हूँ, वो ही काफ़ी हैं आपका NISM एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। बट थोड़ा नॉलेज के लिए आप NISM की बुक को ज़रूर रेफ़र करें। आप इस चैप्टर को पूरा थोरली रीड करें एग्ज़ाम में जाने से पहले। और अगर आपको हमारी बाकी वीडियोस भी देखनी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। तो ये चैप्टर दैट वाज ऑल फ्रॉम दी चैप्टर। अब इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे कि हम हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस चैप्टर में भी हैं, तो चलिए देखते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आते रहते हैं या आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम आफ्टर द डिविडेंड इज पे आउट? रिमेंबर द NAV वुड हैव ड्रॉप टू द एक्सटेंट ऑफ द डिविडेंड पेड। सो इसमें बताया गया है कि वो कौन सी टर्म है यूज़ करते हैं NAV के लिए जब डिविडेंड पे कर दिया जाता है। ऑप्शंस आर एक्स डिविडेंड NAV, कम डिविडेंड NAV, लोअर NAV या डिविडेंड NAV। सो करेक्ट आंसर इज ए, एक्स डिविडेंड NAV। उसको हम बोलते हैं
एक्स डिविडेंड NAV, जब डिविडेंड पे कर दिया जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, एट व्हाट प्राइस आर द बोनस यूनिट्स इशू टू द यूनिट होल्डर? किस प्राइस पे बोनस यूनिट्स इशू होती हैं यूनिट होल्डर को? द प्राइस इज डिसाइडेड बाय द AMC, द बोनस यूनिट्स आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट एट द प्रिवेलिंग NAV या एट द प्रिवेलिंग NAV डिवाइडेड बाय द बोनस रेशो। सो वो कौन सा प्राइस है जिस पे आपका बोनस यूनिट्स इशू होते हैं? चलिए देखते हैं वो कौन सा है। सो द आंसर इज बी, द बोनस यूनिट्स आर अलॉटेड फ्री ऑफ कॉस्ट। बोनस यूनिट्स अलॉट करने के लिए कोई कॉस्टिंग नहीं होती है, वो टोटली फ्री होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUFs आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, माइनर कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, या फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल स्कीम्स प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लीटेड द नो योर क्लाइंट KYC फॉर्मेलिटीज। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था कि HUFs आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ये यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HUFs कैन इन्वेस्ट, माइनर्स कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। तो इसका आंसर है C, फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रोवाइडेड दे हैव कंप्लीटेड दी KYC फॉर्मेलिटीज़। बहुत अच्छे से क्लियरली किया गया है, बताया गया है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया की, जैसे ही उनकी KYC फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाए। B, माइनर कैन नॉट इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड स्कीम, दिस स्टेटमेंट अगेन इज फॉल्स बिकॉज माइनर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट उनका जो पेरेंट्स हैं या गार्जियंस जो उनके बनेंगे उनके थ्रू उनकी KYC होगी फिर, और माइनर के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो बहुतों को काफ़ी हमको लग रहा होगा कि ऑप्शन B भी हो सकता है, बट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन C। Whose KYC needs to be complied in case of an application by a minor? तो एप्लीकेशन की माइनर पे जैसे कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा, जो गार्जियंस होते हैं उनकी KYC मैंडेटरी, तो इसका ऑटोमेटिकली आंसर भी हो जाएगा द गार्जियन। तो KYC needs to be completed in case of an application by a minor would be the guardian's KYC. How many maximum bank account can a resident individual investor register with the mutual fund folio? देखिए कितने मैक्सिमम बैंक अकाउंट्स आप रख सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, यानी कि जब आप म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन देते हैं तो आप कितने बैंक अकाउंट तक रजिस्टर करा सकते हैं? सो द ऑप्शन इज D, आप लगभग 5 अकाउंट तक या मैक्सिमम 5 अकाउंट तक अपने बैंक अकाउंट रजिस्टर करा सकते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दी चैप्टर 9 गाइज। थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए और हमारी वीडियोस को सपोर्ट करने के लिए। और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू मेक द वीडियोज़ ऑफ दैट। और बाकी हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, हमारी वीडियोज़ देख सकते हैं, और सिर्फ वीडियोज़ को देख के ही आप NISM का 5 क्लियर कर सकते हैं। Again, thank you so much for your support. Bye.